हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जितने भी स्टूडेंट्स इस बार 2024 में क्लास 9th का एग्ज़ाम दे दिए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स से मेरा यही कहना है कि वे लोग फटाफट से अपना स्टडी को शुरू कर दें, यानी कि क्लास 10th का स्टडी को शुरू कर दें। क्योंकि रिजल्ट का क्या है, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, बस आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। क्लास 10th का जो सिलेबस होता है वो क्लास 9 से थोड़ा सा बड़ा होता है, और क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों से यही कहना है कि जल्दी से आप अपना सिलेबस को स्टार्ट कर दीजिए, तभी सिलेबस अच्छे से पूरा हो पाएगा और आप लोग 2025 में फोड़ पाएंगे, यानी कि अच्छा मार्क्स ला पाएंगे, अच्छा परसेंटेज ला पाएंगे। क्लास 10th का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि क्लास 10th का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, मैथ, साइंस और इंग्लिश का खास करके, और बाद बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका भी मिलेगा, हिंदी और एसएसटी का। तो सबसे पहले चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो वीडियो है ये होने वाला है क्लास 10th का साइंस विषय का चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और इस चैप्टर का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, और इस टॉपिक का नाम है ये वाला, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। यानी कि आज की इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार है उसको डिटेल में अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कैसे पता चलेगा अच्छा लगा कि नहीं? वीडियो को सबसे पहले आप लोगों को पूरा वॉच करना है, बीच में स्किप करके आपको बाहर नहीं निकलना है। इसमें हम जितना भी प्रकार है चैप्टर 1 में, सारा प्रकार को अच्छे तरीके से घुमा फिरा करके एकदम बढ़िया से आप लोगों को समझाएंगे, ताकि आप लोगों को दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ दिया है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो प्रकार तो कितने हैं वो अभी पता चलेगा आपको पढ़ते पढ़ते, आगे ही नहीं बताएंगे, ठीक। चलिए, सबसे पहला प्रकार यहाँ पर दिया संयोजन अभिक्रिया। देखिए, आप लोगों को समझाते भी जाएंगे, परिभाषा लिख भी दी है। संयोजन का क्या मतलब होता है? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि संयोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे? ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो चीज जुड़ेगा, ठीक। तो चलिए इसका परिभाषा देखिए। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग कर केवल एक उत्पाद बनाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। सिंपल सा बात है, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ या तो फिर दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलेगा, यानी कि संयोग करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा? संयोग। और केवल एक ही उत्पाद बनाएगा, केवल और केवल एक ही उत्पाद, उसको बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है आप लोगों का H2 प्लस O2, ठीक है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एरो देन H2O, यानी कि जल। अब देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक एक चीज है, ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ दो, तो देखिए दो चीज मिला और एक चीज बनाया, तो ये क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसका और एक एग्जाम्पल अभी देख लीजिए आप, C प्लस O2, एरो देन होता है CO2, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है ना। और बहुत सारा एग्जाम्पल आप अपने से दे सकते हैं दो अभिकारक का। देखिए इधर इसको जो है इसको बोलते हैं अभिकारक, और इसको जो है बोलते हैं उत्पाद, यानी कि जो भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक, और जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का संयोजन अभिक्रिया। दूसरा देखिए वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया का एक और नाम होता है अपघटन अभिक्रिया। क्या होता है? अपघटन, ठीक है ना, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो किसको बोलते हैं? अपघटन का मतलब ही होता है टूटना, और वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। मतलब ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक चीज टूट जाएगा और दूसरा दूसरा चीज बनाएगा, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखिए, जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक अपघटित होकर यानी कि टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद का निर्माण करती है। देखिए वियोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे? ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक रहेगा। क्या रहेगा? एक अभिकारक, और वही अभिकारक टूटेगा और या तो दो उत्पाद बनाएगा या तो फिर दो से ज्यादा उत्पाद बनाएगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए वियोजन का भी अलग अलग प्रकार होता है। वियोजन किसके कारण हो रहा है? ऊष्मा देने से हो रहा है कि प्रकाश देने से हो रहा है कि कुछ और से हो रहा है? तो इस प्रकार से हम लोग वियोजन अभिक्रिया को तीन भाग में बांट दिए। कितना भाग में? तीन भाग में, ठीक है ना। सबसे पहले है प्रकाशीय वियोजन, फिर है विद्युत वियोजन, फिर है ऊष्मीय वियोजन, ठीक है ना। तीन प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाशीय वियोजन को, ठीक है ना। देखिए प्रकाशीय वियोजन में क्या लिखे हैं? यानी कि प्रकाश के कारण वियोजन होगा, ठीक है ना। तो प्रकाश वियोजन में है एजी का मतलब क्या होता है? सिल्वर, और Cl2 यानी क्लोरीन, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना। जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड में प्रकाश देंगे, क्या देंगे हम लोग? प्रकाश, तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बनेगा Ag प्लस Cl2, ये रह गया आपका वियोजन अभिक्रिया का, ठीक है। चलिए उसके बाद है, देखिए यहाँ पर Ag और Cl2 एक ही है, ठीक है, दोनों एक चीज है, उत्पाद के अभिकारक के रूप में है, यानी कि एक ठो है। अब जब इसमें जैसे हम लोग प्रकाश दिए तो Ag यानी कि सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया, ठीक है।
चलिए दूसरा क्या है, विद्युत वियोजन, यानी कि विद्युत के कारण वियोजन। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए विद्युत वियोजन क्या है, तो वैसा वियोजन जो विद्युत के कारण हो रहा है उसको विद्युत वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, देखिए विद्युत वियोजन का एग्जाम्पल में क्या लिखे, H2O। H2O में जब हम लोग विद्युत देंगे, क्या देंगे, विद्युत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, H2 और O2 अलग अलग हो जाएगा, यानी कि H2 मतलब कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाएगा। तो ये किसके कारण हुआ, विद्युत के कारण, इसलिए बोलते हैं इसको विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक, उसमें उसके बाद दिया है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना, उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन मतलब है उष्मा के कारण वियोजन, यानी कि गर्मी के कारण वियोजन। तो देखिए इसको CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसमें हम लोग ऊष्मा देंगे, ठीक है ना, ऊष्मा, ऊष्मा को आप त्रिभुज के निशान से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, ऊष्मा को आप त्रिभुज के निशान से भी दर्शा सकते हैं। तो ऊष्मा जैसे ही हम लोग देंगे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में, तो क्या बनेगा, CaO बनेगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 गैस इससे बाहर निकलेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हो गया आपका उष्म वियोजन का एग्जाम्पल। देखिए वियोजन का 3 एग्जाम्पल लिए हैं 3 तरह से। ठीक है ना, तो आई होप आप वियोजन अभिक्रिया तक समझ गए होंगे। चलिए अब हम समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब विस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं, और विस्थापन अभिक्रिया का सबसे पहले हम इंजॉयबल एंड मस्त कंसेप्ट को सबसे पहले आपको समझाएंगे, जिससे कि आप अच्छे तरीके से विस्थापन अभिक्रिया समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया में समझना है, इसमें एक है लड़का, क्या है, एक है लड़का बॉय, और इसके साथ अभिक्रिया कौन कर रहा है, एक शादीशुदा कपल्स। ठीक है ना, कपल्स, COUPLES कपल्स। ठीक है, देखिए एक लड़का है जिसके पास 1 लाख रुपया है, कितना है, 1 लाख रुपया है, और यहाँ पर कपल्स में 2 रहेगा, एक रहेगा C और एक रहेगी D। ठीक है ना, तो ये जो C है ये लड़का है और D क्या है, लड़की है। तो C के पास मात्र 10 रुपया है, कितना है, 10 रुपया, और D जो है वो लड़की है, और आप लोग लड़की को जानते हैं कितना पैसा चाहती है। तो डी क्या बोल रही है कि हमको पैसा चाहिए। ठीक है, तो डी का कहना है कि हमको ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति चाहिए। ठीक है, ज़्यादा जिसके पास पैसा हो, धन दौलत हो, वो चाहिए हमको। तो डी क्या करेगी, जब बी और सी डी का मिलन होगा, ठीक है, ये जो सी डी पूरा है, ये सी डी पूरा और बी दोनों का जब मिलन होगा, तो डी क्या करेगी, ये सी को हटा देगी, सी को छोड़ देगी, और डी बी के साथ आके बैठ जाएगी। ठीक है, इसी को देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो बन जाएगा क्या, बी के साथ बैठ गया कौन, तो बी के साथ बैठ गई डी, और सी को कर दी अलग, तो हो जाएगा बी डी प्लस सी। यही है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, मतलब जिसका ज़्यादा पावर है, जिसका ज़्यादा क्षमता है, वो अपने से कम क्षमता वाला को वहाँ से हटा देगा। अभिक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है। विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक जगह छोड़ करके दूसरा जगह चले जाना। ठीक है ना, चलिए इसका परिभाषा को पढ़ते हैं। क्या है, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया को समझने से पहले आपको इसको समझना होगा, ये क्या है, तो ये है आपका सक्रियता श्रेणी। इसका मतलब है कौन धातु कितना ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उसको यहाँ पर हम दर्शाए हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। इतना अभिक्रियाशील जो है, इतना धातु, इसको बोलते हैं हम लोग अधिक अभिक्रियाशील धातु, या तो फिर इसको हम बोलते हैं उच्च अभिक्रियाशील धातु, मतलब ये अत्यधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे अभिक्रियाशीलता घटते गया है। सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, और यहाँ जिंक, फेरस, पीबी, कॉपर। ठीक है ना, ये जो धातु है इसको हम लोग बोलते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातु। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मध्यम, यानी कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, ये मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। और इसमें भी अभिक्रियाशीलता धीरे धीरे घटते गया है। सबसे ज़्यादा जिंक, उसके बाद फेरस, उसके बाद लेड, उसके बाद कॉपर। ठीक है ना, सबसे कम कम। उसके बाद जो 2 ये धातु बचा है Ag और Au, यानी कि सिल्वर और गोल्ड, ये इन दोनों को बोलते हैं निम्न अभिक्रियाशील धातु। निम्न का मतलब है कम अभिक्रियाशील धातु। ठीक है ना, तो कम अभिक्रियाशील धातु मात्र 2 ही गो है, सबसे कम है Au और उससे थोड़ा सा ज़्यादा है ये वाला, क्या चीज़, Ag, सिल्वर। ठीक है, देखिए इसको जब आप समझ जाएंगे, इसको जब आप याद कर लेंगे, तभी आप विस्थापन अभिक्रिया को समझ पाएंगे। देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक होता है ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु और एक होता है कम अभिक्रियाशील धातु। ठीक है ना, तो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु क्या करता है, अपने से कम अभिक्रियाशील वाले धातु को उसके स्थान से हटा देता है और स्वयं स्थापित हो जाता है। ठीक है, चलिए जस्ट लाइक इट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर Fe है, Fe प्लस CuSO4 एरोदेन। देखिए यहाँ पर Fe और Cu को देखिए, Fe कहाँ पे है, ऊपर में है, ठीक है, और Cu कहाँ है, नीचे है। तो Fe ज़्यादा अभिक्रियाशील है किससे, Cu मतलब कि कॉपर से। अब देखिए CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, ये एक साथ है कॉपर सल्फेट का यौगिक। ठीक है ना, ये जो कॉपर सल्फेट है एक साथ है। जब कॉपर सल्फेट में हम लोग आयरन को मिलाएंगे, तो आयरन क्या करेगा, यानी कि Fe क्या करेगा, Cu को, कॉपर को विस्थापित कर देगा, मतलब कि हटा देगा, और Fe सल्फेट के साथ आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका क्या, FeSO4
प्लस Cu, ये हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जितना भी समीकरण लिखे हुए हैं उसमें से समीकरण संतुलित नहीं किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को समीकरण संतुलित करने के लिए सीखना चाहिए। अगर आप अभी तक समीकरण को संतुलित करने के लिए नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप समीकरण को संतुलित करने सीख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको संतुलित करके दिखा देते हैं एक दो समीकरण को। देखिए समीकरण का क्या मतलब होता है, समीकरण का मतलब होता है ये जो एरो है इसका बायां ओर जितना भी तत्व है या तो फिर यौगिक है उसमें अणु और परमाणु की संख्या कितना रहना चाहिए, तो एरो के दाहिना और जितना है उतना ही होना चाहिए। जैसे ये वाला एरो है, एरो के बाएं साइड देखेंगे हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 2, लेकिन एरो के दाहिना साइड जब देखेंगे तो हाइड्रोजन तो 2 है यहाँ पर लेकिन ऑक्सीजन 1 है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन 1 है, इसका मतलब क्या है, इसका नीचे 1 है। तो ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसके इधर उधर कुछ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 से जब गुना करेंगे इसको तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन बढ़ गया। अब तो हाइड्रोजन बढ़ गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो इधर भी कर देंगे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 एकम 2 है, ठीक है। इस प्रकार से ये समीकरण संतुलित है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का नेक्स्ट टाइप, यानी कि अगला प्रकार। अगला प्रकार क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, चौथा प्रकार है, ठीक है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है, 2 बार विस्थापन वाला अभिक्रिया, ठीक है। चलिए इसका परिभाषा पहले समझते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या होगा इसका एग्जाम्पल और क्या होगा इसका सारा चीज़, ठीक है। इसको यहाँ से मिटा देते हैं पहले। देखिए क्या है, जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कहने का मतलब ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, किनके बीच, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल से इसको सटीक तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे, आपके दिमाग में, आपके भेजा में ठोकने का प्रयास करेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल होता है Na2SO4 प्लस BaCl2 एरोदेन 2NaCl प्लस BaSO4। यहाँ पर देखिए आप सोडियम है, सोडियम का होता है चार्ज Na+1 यानी कि Na+ लिखते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर है सल्फेट यानी कि SO4, इसका आवेश यानी कि चार्ज होता है -2। तो देखिए Na2SO4 एक साथ है अभी यौगिक के रूप में और BaCl2 एक साथ है, तो Ba का कितना होता है, Ba का होता है +2 और यहाँ पर जो क्लोरीन है उसका होता है -1। तो ये Na2SO4 एक साथ है और BaCl2 एक साथ है। ये दोनों Na2SO4 और BaCl2 जब दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करता है, जब दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो सोडियम और सल्फेट और बेरियम और क्लोरीन चारों स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है ना। और चारों चाहता है कि हम अपने जोड़ी के साथ जाएं, अपने जोड़े के साथ जाए और आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। क्या होता है, देखिए सोडियम +1 है, ठीक है, तो ये -1 को खोजता है, तो -1 कौन है, तो क्लोरीन -1 है, यानी कि यहाँ पे, ठीक है ना, क्लोरीन -1 है। इसलिए यह क्या बनाता है, Na लेता है और यहाँ से क्लोरीन लेता है और बन जाता है NaCl। ये देखिए यहाँ से Na हुआ और यहाँ से क्लोरीन हुआ, ठीक है ना, Cl, तो ये बन गया NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ आयनों का आदान प्रदान किस प्रकार हुआ, देखिए ये सोडियम था और ये क्लोरीन था। अब ये सोडियम का जो आयन है ये इसके पास गया और क्लोरीन का आयन इसके पास आया, आयन आदान प्रदान हुआ, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर सल्फेट का -2 चार्ज होता है और ये जो बेरियम है इसका होता है +2, ठीक है ना। तो अब ये 2 चीज़ बच गया, 2 चीज़ तो अपने आप बेरियम और यहाँ पर सल्फेट, बेरियम सल्फेट एक साथ आ गया, ठीक, तो बन गया BaSO4। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है पांचवा प्रकार उपचयन अभिक्रिया। देखिए उपचयन अभिक्रिया का सिंपल मतलब क्या है, चलिए समझते हैं इसको। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। कहने का मतलब है कि उपचयन अभिक्रिया ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें या तो ऑक्सीजन का योग होगा या तो हाइड्रोजन का ह्रास, दोनों में से कोई एक काम भी हो सकता है, या तो ऑक्सीजन का योग हो या तो फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल चलिए सबसे पहले आपको लिख के दिखाते हैं। देखिए C है, ठीक है, C+O2 एरोथन हो जाएगा CO2। देखिए ये भी उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो या तो ऑक्सीजन का योग होना चाहिए या तो फिर हाइड्रोजन का ह्रास होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का तो योग हो रहा है, तो ये हो गया आपका उपचयन अभिक्रिया। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देखिए इसका H2+O2 एरोदेन H2O, ठीक है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है, तो ये हो गया आपका उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। फिर देखिए आपका नेक्स्ट प्रकार है अपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। देखिए उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं,
ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है, उपचयन को। और अपचयन को बोलते हैं अवकरण, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अवकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान से रखना है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे क्या है हम समझाते हैं यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया को। देखिए अपचयन अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया के बोलते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। देखिए उपचयन और अपचयन एक दूसरे का उल्टा है। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है, ठीक है ना। योग किसका होता है, हाइड्रोजन का। उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, CuO प्लस H2, ठीक है ना। CuO प्लस H2, एरोदेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। CuO प्लस H2, ठीक है ना। तो CuO प्लस H2 जो ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा आपका CuO प्लस H2O, ठीक है ना। यानी कि देखिए ये कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया बना किया है, ठीक है ना। तो Cu प्लस H2O होगा, CuO नहीं, Cu प्लस H2O, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो कॉपर है उसके साथ यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पर जब अभिक्रिया के बाद हुआ तो यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया। तो ये वाला हो गया अपचयन अभिक्रिया, यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया, अपचयन, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये हो गया आपका अपचयन अभिक्रिया। अब आपको समझना होगा कि उपचयन और अपचयन दोनों अलग अलग प्रकार का अभिक्रिया है, लेकिन बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया ऐसा है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक ही साथ हो जाता है। ऑक्सीजन का योग भी हो जाता है और हाइड्रोजन का ह्रास भी हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। उसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया, या हिंदी में उसको बोलते हैं उपचयन अपचयन की अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए ये वाला भी उदाहरण उपचयन अपचयन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया का है, क्योंकि देखिए यहाँ ऑक्सीजन का तो योग यहाँ पर हुआ है और देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है यहाँ पर अकेले, और इधर जाके आप देखिए कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, तो उपचयन, तो हो जाएगा उपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। तो दोनों पर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जगह से ऑक्सीजन घटा है और एक जगह ऑक्सीजन जाके जुड़ा है। तो उपचयन और अपचयन दोनों हो गया, इसीलिए ये उदाहरण रेडॉक्स अभिक्रिया का भी हो गया। अब आगे चलिए सातवां नंबर क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है ना। देखिए इसका परिभाषा के साथ ही इसको समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, जिस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसको बोलते हैं, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूरा करने के लिए, जिसको संपन्न करने के लिए या तो ऊष्मा या तो ऊर्जा का जरूरत होता है। यानी जब तक उसको ऊष्मा या ऊर्जा नहीं देंगे तब तक वो अभिक्रिया संपन्न यानी कि अभिक्रिया होएगा ही नहीं। उसको बोलते हैं हम लोग ऊष्माशोषी, यानी कि ऊष्मा का जिसमें शोषण होता है, ऊष्मा जिसमें ग्रहण होता है, ऊष्मा जिसमें दिया जाता है, उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कि CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करेंगे यानी कि ऊष्मा देंगे तो ये क्या बनाएगा, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। चलिए ये तो आप समझ गए होंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उसके बाद आता है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्माक्षेपी, देखिए क्षेपण का मतलब क्या होता है, कह रहा है जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा या ऊर्जा भी होगा यहाँ पर, ठीक है ना, ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो बनेगा ही बनेगा, उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी बनेगा या तो फिर ऊर्जा भी बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। ये रहा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, CH4 प्लस O2 एरोदेन CO2 प्लस H2O, ठीक है ना, CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा, ठीक है, प्लस ऊष्मा। देखिए CH4 मतलब मीथेन गैस जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है यानी कि जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल निकलता है वाष्प के रूप में और साथ साथ ऊर्जा निकलता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण एक श्वसन भी है, ठीक है ना। श्वसन में हम लोग क्या मिलता है, तो श्वसन में हम लोग को ऊष्मा मिलता है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तक पढ़े हैं और यही लास्ट प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार का। यानी कि आज के इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया का जितना भी प्रकार है सबको सीख लिए, सबको समझ गए, सबको पढ़ लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।